नमस्कार दोस्तों, मैं किसान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जयनारायण सिंह आपसे रूबरू हो रहा हूँ। ठीक है, मैं आपके लिए हिंदी ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो संधि प्रकरण आपके लिए लेकर के आया हूँ। ठीक है, आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप इसको बड़े ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं जो समझाऊंगा वो आपके समझ में आएगा। ठीक है, संधि प्रकरण लेकर के मैं आपके लिए आया हूँ। ठीक है, अब मैं अपने टॉपिक पर चलता हूं। संधि संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल, योग या जोड़। ठीक है, तो संधि किसमें होती है? संधि दो वर्णों में, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसमें क्या होती है? संधि होती है। ठीक है, तो संधि कैसे होगी? संधि का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? संधि का शाब्दिक अर्थ हुआ मेल या जोड़। संधि हमेशा दो वर्णों में होती है। ठीक है, और दो वर्ण होते हैं। संधि का मतलब ये प्लस, इससे पहले वर्ण होगा और इसके बाद में भी वर्ण होगा, दोनों मिलकर के आपस में एक नया शब्द बनाएंगे और जो वर्ण होगा उसमें क्या होगा? परिवर्तन होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम संधि की परिभाषा को जानेंगे। भाई संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे हम कहते हैं संधि। ठीक है, अब संधि जो शब्द है यहाँ पर बताया है सम प्लस धी, सम प्लस धी। ठीक है, तो ये संधि इन वर्णों से मिलकर के बनती है। ठीक है, तो ये संधि का क्या है? ये संधि की क्या हो गई? संधि का विच्छेद हो गया। ठीक है, अब ये संधि की, अब संधि हम देखो, हम संधि ऐसे भी पढ़ते हैं और हम संधि कैसे पढ़ते हैं ये लिखा हुआ है, और हम संधि ऐसे भी पढ़ लेते हैं। ऐसे क्यों पढ़ते हैं? इसका कारण ये है कि ये जो एक नियम है व्यंजन संधि का, संधि पढ़ने के लिए एक नियम है व्यंजन संधि का, और वो नियम क्या है कि हलंत में के बाद प्लस, ठीक है, कैसे लेकर के मैं तक कोई वर्ण आए तो जो मैं है ये अनुस्वार में बदल जाता है। ठीक है, इसीलिए मैं के बाद में ये, ठीक है, कैसे मैं तक वर्ण आया और ये मैं किस में बदल गया? अनुस्वार में बदल गया। तो ये संधि ये भी ठीक है, और कभी कभी हम संधि ऐसे लिखते हैं तो संधि का ये रूप भी ठीक है। इसका कारण क्या है कि कैसे मैं तक जो भी वर्ण आता है, अब मैं के बाद में कैसे और मैं तक जो वर्ण आ रहा है, तो इसमें जो मैं और प्लस के बाद में जो वर्ण आया है, ठीक है, ये कभी कभी अपने वर्ग के किसमें? पंचम वर्ण में बदल जाती है। ठीक है, तो तै थे दे धे ने, तो इस प्रकार से हम इसको संधि भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमने संधि को दो रूपों में पढ़ा, और कई जगह पे हम अलग अलग भी देखते हैं कि भाई संधि यहाँ पर भी ऐसा लिखा है और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है, तो दोनों रूप ही संधि के क्या होते हैं? सही कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं संधि की परिभाषा। संधि की परिभाषा पे हम ध्यान देंगे कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, अब इस उदाहरण के द्वारा हम देखेंगे न प्लस इति। इस उदाहरण के द्वारा हम देखेंगे न प्लस इति, तो इसका बना नेति, यहां परिवर्तन हो गया। ठीक है, ए के बाद में ई आया, ए के बाद में ई आया तो ए हो गया, तो यहां शब्द में, यहां वर्ण में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। ठीक है, इसलिए यहां संधि होती है। ऐसे ही दूसरे उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे कि बाल प्लस इंदु। अगला है बाल प्लस इंदु। अब ये बाल प्लस जो इंदु है, इसमें ले में से ए निकला, ठीक है, और ए के बाद में ई आया, तो यहाँ जो विकार हुआ वो क्या हुआ? ए हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या बना? बालेंदु हुआ। तो यहाँ वर्णों में क्या हुआ? विकार। तो दो वर्ण होंगे, प्लस के पहले और प्लस के बाद, तो दोनों वर्णों में आपस में क्या होगा? मेल होगा, और उस मेल से क्या होगा? परिवर्तन होगा या विकार होगा, उसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये संधि के बारे में आपके समझ में आया होगा।
संधि को आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि संधि जब अगर समझ में हमारे आ जाती है तो संधि से ही हम प्रत्यय, उपसर्ग, ठीक है, और बहुत सारे हिंदी व्याकरण के जो टॉपिक है वो समझ में आते हैं। इसलिए हमको संधि को बड़े ध्यान से पढ़ना है और समझना है, ठीक है। अब संधि के बाद में एक शब्द और भी होता है ना, जिसको हम बोलते हैं संयोग। क्या बोलते हैं जिसको हम? संयोग। संयोग में क्या होता है, यदि दो वर्णों के मेल से कोई परिवर्तन ना हो, दो वर्णों के मेल से कोई परिवर्तन ना हो और वर्ण ज्यों का त्यों जुड़ जाए तो वो संधि नहीं कहलाएगा। परिवर्तन नहीं होगा तो वो संधि नहीं होगा, क्या कहलाएगा? संयोग कहलाएगा, ठीक है। अब जैसे इसके द्वारा, उदाहरण के द्वारा ये बताया है पंक प्लस जय। अब पंक कीचड़, जय यानी जन्म लेना, लेकिन पंकज यहाँ शब्द में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन दिखाई नहीं दिया, इसलिए इसको हम संधि नहीं कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे? संयोग कहेंगे। इसी प्रकार से युग प्लस बोध, युग प्लस बोध है ना, तो इन दोनों के मेल से क्या बना? युग बोध। तो यहाँ पर भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। और इसके बाद ऐसे थाने प्लस दार बराबर थानेदार, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमको बड़े ध्यान से पढ़ना है और परीक्षा की तैयारी भी हमको बहुत अच्छे से करनी है, मेहनत करनी है, अपनी किस्मत खुद बनानी है ना। कहा जाता है कि अपनी किस्मत खुद बनाई जाती है, दूसरों को ये काम ना देना, और अपनी मेहनत में ही कमी रह जाती है, इन हाथ की लकीरों को इल्जाम ना देना, ठीक है। तो मेहनत में भरोसा रखें, कर्म करें, सफलता आपके कदम चूमेगी, ठीक है दोस्तों। तो हमने संधि और संयोग दोनों में क्या अंतर पढ़ा, ठीक है। तो संधि में परिवर्तन होगा और संयोग में बिना परिवर्तन के एक नया शब्द बन करके हमारे सामने आता है, वो क्या कहलाएगा? संयोग कहलाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए संधि, अब हम संधि पर आते हैं और संधि की चार बातें हमको विशेष रूप से ध्यान में रखनी होती है। अगर ये चार बातें हमारी समझ में आ जाती है तो संधि जो प्रकरण है ये हमारे समझ में बड़े आसानी से आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से तो चार बातें वो कौन कौन सी बताई हैं? विकार नंबर एक, सबसे पहले संधि में मैंने भी सबसे पहले जो चर्चा की वो किस पे की थी? विकार पे की। विकार के बाद दूसरा आता है लोप, तीसरा आता है आगम, है ना, और चौथा आता है प्रकृति भाव, ठीक है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे विकार। विकार क्या है? अभी मैंने बताया कि जो दो वर्ण है, अभी मैंने नेति का उदाहरण दिया, न प्लस ति, तो ए और ई मिलकर के ए क्या रहा है? विकार हो रहा है। तो यहां पर क्या होगा? संधि होगी, समझ में आई बात? तो जब दो वर्ण मिले और उनमें परिवर्तन हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? विकार कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के द्वारा भी मैं आपको समझा देता हूं, जैसे महोत्सुक्य, तो महा प्लस औत्सुक्य, यहां पर बताया महा प्लस औत्सुक्य, तो आ और औ मिलकर के औ यानी वृद्धि आदेश हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? विकार उत्पन्न हो रहा है। तो विकार हमारे समझ में आया होगा। संधि की पहली बात, महत्वपूर्ण तथ्य जो विकार है वो हमारी समझ में आया। इसके बाद दूसरी हम चर्चा करते हैं लोप के लिए, लोप, ठीक है। लोप, लोप क्या है? कि जब दो वर्ण मिले और कोई एक वर्ण लुप्त हो जाए, जब दो वर्ण मिले और कोई एक वर्ण क्या हो जाए? लुप्त हो जाए, उसे लोप कहा जाता है। क्या बताया? लोप, कि जब दो वर्ण मिले और कोई एक वर्ण क्या हो जाए? लुप्त हो जाए, उसे कहते हैं लोप। जैसे इसमें नियम बताया कि यदि प्रथम पद के अंत में स्वर रहित नए वर्ण आए, प्रथम पद के अंत में स्वर रहित नए वर्ण आए और आगे किसी शब्द का संयोग हो, ठीक है, तो न का लोप हो जाता है। ऐसे बताया पक्षिन प्लस राज, तो पक्षी राज, तो यहां पर नए वर्ण का क्या हुआ? लोप हो गया,
मंत्रिण प्लस परिषद, तो यहाँ भी ने वर्ण का क्या हो गया, लोप हो गया, इसको बोलते हैं लोप। ठीक है दोस्तों, आगे तीसरे बिंदु पर हम चलते हैं। तीसरा बिंदु क्या आएगा, आगम। क्या होगा, आगम। ठीक है, तो इसमें आगम में क्या बताया कि जब दो वर्ण मिले तथा कोई तीसरा वर्ण आ जाए, दो वर्ण आपस में मिले और तीसरे वर्ण का क्या हो जाए, आगम हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं हम, आगम। तीसरा वर्ण आ जाए उसे क्या कहते हैं हम, आगम कहते हैं। जैसे उदाहरण के द्वारा बताया, सम प्लस कृत, सम प्लस कृत। ठीक है, तो नियम में बताया सम उपसर्ग के बाद क्री धातु से बना कोई शब्द आ जाए तो सम के में का अनुस्वार हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आगम। इसमें दंत्य से का आगम हो जाता है। सम प्लस कृत बराबर संस्कृत, तो यहाँ पर से का क्या हुआ, आगम हुआ। सम प्लस कार, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बना, संस्कार। यहाँ पे भी से का क्या हुआ, आगम हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, से का आगम हो रहा है। ठीक है, ये संधि का तीसरा बिंदु हमने पढ़ा। ठीक है, अब संधि के हम चौथे बिंदु की ओर आगे बढ़ते हैं और ध्यान से समझेंगे। ठीक है, इसको एक और उदाहरण के माध्यम से यहाँ आगम को और समझाया है कि परि उपसर्ग के बाद क्री धातु से बना कोई शब्द आ जाए तो मूर्धन्य से का आगम हो जाता है। किसका, मूर्धन्य से का आगम हो जाता है। जैसे परि प्लस कार, या क्री धातु से बना हुआ कार शब्द आया। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, परिष्कार। यहाँ से का आगम हो गया, परि प्लस कर्ता। ठीक है, परि के बाद में क्री धातु से बना शब्द आया तो यहाँ पर से का आगम हो गया। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम, आगम। ठीक है, इसके चौथे बिंदु की ओर आगे बढ़ते हैं और इसको समझेंगे हम। प्रकृति भाव क्या है, प्रकृति भाव क्या है कि जहां संधि नियम लागू हो, जहां संधि का नियम तो लागू है फिर भी संधि नहीं हो और वर्ण ज्यों का त्यों आकर जुड़ जाए तो उसे क्या कहते हैं, प्रकृति भाव कहते हैं। जैसे सु प्लस अवसर, संधि का नियम लागू हो रहा है लेकिन संधि नहीं बैठ रही, इसमें संधि दिखाई नहीं दे रही है, तो ये प्रकृति भाव है। ये जैसा है वैसा की वैसा अपने स्थान पर आ गया। सु प्लस अवसर, सु प्लस अम्ब, इसको बोलेंगे सु अम्ब। सु प्लस ओष्ठ, इसको बोलेंगे सु ओष्ठ। तो ये क्या हुआ, प्रकृति भाव। इसी प्रकार से हमने एक एक करके हमने चार बातें समझी। इन चार बातों के माध्यम से ही हम इनको ध्यान में रखते हुए बारीकी से सूक्ष्मता से क्या करेंगे, हम संधि को पढ़ेंगे। हमने चार बातें कौन कौन सी पढ़ी, इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। चार बातें हमने पढ़ी। सबसे पहले पढ़ा विकार, फिर पढ़ा हमने लोप, तीसरा पढ़ा हमने आगम और चौथी जो महत्वपूर्ण बात है वो पढ़ी हमने प्रकृति भाव। ठीक है, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आइए हम संधि की शुरुआत करते हैं, हम संधि के भेदों को जानते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं संधि के भेद की ओर। संधि के भेद, ठीक है, अब संधि के भेद, संधि के मुख्यतः तीन भेद माने गए हिंदी भाषा। हिंदी में संधि के मुख्यतः कितने भेद माने गए हैं, तीन भेद माने गए हैं। ठीक है, अब तीन भेद कौन कौन से हैं ये आपने छठवीं क्लास से लेकर के और पढ़ा है, आगे भी पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो तीन भेद कौन कौन से होते हैं, नंबर एक स्वर संधि, नंबर दो व्यंजन संधि और नंबर तीन विसर्ग संधि। ठीक है, तो स्वर संधि, सबसे पहले हम संधि का जो पहला भेद है स्वर संधि, इस स्वर संधि को हम अच्छे से पढ़ते हैं। ये स्वर संधि हमारे एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और अगर हमने इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लिया तो आपके समझ में आसानी से आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं हम स्वर संधि। तो स्वर संधि किसे कहते हैं,
स्वर। अब स्वर संधि पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा स्वरों के बारे में जानेंगे। तो स्वर, स्वर देखिए, वर्ण की बात करते हैं हम। वर्ण, तो वर्ण होते हैं 44, 44, 44। अब इसमें स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं 11। स्वर होते हैं 11। 11 स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, आ, ई, ऊ, ऊ, री, री, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, ये 11 स्वर हुए। इन 11 स्वरों को ध्यान में रखते हुए हम संपूर्ण स्वर संधि को पढ़ लेंगे। हमको पता होना चाहिए ये 11 स्वर होते हैं। ठीक है, इनके आधार पर ही हम सारी स्वर संधि पढ़ लेंगे। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा स्वर का परिचय दिया, व्यंजन का अभी नहीं दिया। व्यंजन पढ़ेंगे जब हम व्यंजन के बारे में भी जान लेंगे। अभी हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। संस्कृत में इसी स्वर संधि को अच कहते हैं। तो इसमें क्या होगा? स्वर के बाद स्वर का मेल होगा। क्या होगा? स्वर प्लस स्वर। तो स्वर के बाद में स्वर का मेल होगा, और उस मेल से जो स्वर में परिवर्तन होगा, जो विकार होगा, उसी को हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम पढ़ते हैं स्वर संधि को उदाहरणों के माध्यम से। और स्वर संधि के जो नियम हैं वो नियम क्या कहते हैं? देखिए, स्वर संधि का जो नियम है वो क्या है, ये हमको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, समझना है। ठीक है, तो देखिए, देखिए हम आगे स्वर संधि के वो पढ़ते हैं नियम। तो स्वर संधि के नियमों में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? ए और आ का। देखिए, ए के बाद में आ, ए के बाद में आ आए, ए या आ के बाद में ए या आ आएगा तो आ दीर्घ हो जाएगा। अके सवर्ण है, दीर्घा। ठीक है, इधर ई और इधर बड़ी ई। इसके बाद में छोटी ई या बड़ी ई आए तो क्या हो जाएगी? बड़ी ई दीर्घ आदेश हो जाएगा। ऐसे ही छोटे ऊ या बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो बड़ा ऊ हो जाएगा दीर्घ आदेश। इसके लिए हम संस्कृत में क्या पढ़ते हैं? अकय सवर्ण दीर्घ सूत्र से यहाँ पर जो एक सवर्ण के बाद में दूसरा सवर्ण आएगा, ठीक है, एक स्वर के बाद में दूसरा भी सवर्ण स्वर आएगा और दोनों में समान रूप से परिवर्तन होगा। उसी परिवर्तन को हम किस में पढ़ेंगे? स्वर संधि में पढ़ेंगे। तो हमने स्वर संधि के 3 उदाहरण पढ़े, 3 नियम पढ़े। वो 3 नियम कौन से हैं? ए का नियम है, ए या आ के बाद में ए या आ आए तो दीर्घ आ, बड़ा आ हो जाएगा। छोटी ई या बड़ी ई के बाद में छोटी ई या बड़ी आए तो बड़ी ई हो जाएगी। छोटे ऊ या बड़े ऊ के बाद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो बड़ा ऊ हो जाएगा। तो इसलिए इसको संस्कृत में अकह सवर्ण सूत्र के द्वारा स्वर संधि पढ़ी जाती है। तो हमको ये 3 नियमों को ध्यान में रखते हुए पढ़ने हैं। देखिए, पहला जो अब स्वर संधि के कुछ बताए हैं, जैसे रवि प्लस ईस, तो यहाँ पर छोटी ई और यहाँ बड़ी ई दोनों मिलकर के किसका? बड़ी ई। ठीक है, तो दीर्घ आदेश हो रहा है। अब हम ऐसे ही एक एक करके और सारे उदाहरणों को पढ़ते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्वर संधि के भेद में हमने अभी किसके बारे में पढ़ा था? दीर्घ संधि के बारे में पढ़ा था।
इसको एक बार मैं यहाँ पर भी आपको समझा देता हूं थोड़ा सा। दीर्घ संधि में पहली बात ए या आ के बाद ए या आ आए तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ठीक है। दूसरा नियम है ए या आ के बाद ए या आ आए तो क्या हो जाएगा, आ। ये भी कुछ भी आ जाए, चाहे यहां बड़ा आए चाहे बड़ा आए तो भी क्या होगा, आ होगा। ठीक है। तो इसी प्रकार से हम तीसरा पढ़ेंगे। ई का पढ़ लेते हैं। छोटी ई या बड़ी ई के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो ई बड़ी दीर्घ आदेश हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर बड़ी ई छोटी ई कुछ भी हो तो दीर्घ होगा। उसी प्रकार से हम ऊ का नियम पढ़ेंगे। छोटा ऊ या बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ या बड़ा ऊ, बड़ा ऊ आए तो क्या बनेगा, बड़ा ऊ दीर्घ आदेश हो जाएगा। बस इन नियमों को हम ध्यान रखेंगे और इन नियमों को हम ध्यान में रखेंगे और आगे दीर्घ संधि के उदाहरण भी हम करते चलेंगे। जैसे हिमालय, मैंने बताया हिमालय है तो इसका क्या बनेगा, हिम प्लस आलय। अब यहां क्या निकलेगा, ये मैं इसमें से ए निकाला, फिर इसे क्या हो गया, आलय। ए और आ मिलकर के क्या बना, आ। तो यहां ही में आ लगा देंगे तो आ बन गया और लय हिमालय। तो ये ए का नियम। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया, ये समझ में आया होगा ए का नियम। ठीक है। इसी प्रकार से और उदाहरणों के माध्यम से दीर्घ संधि को समझते हैं। अब देखो दीर्घ संधि की यहां पर पहचान स्पष्ट की है कि जब बड़ी मात्रा आपको दिखाई दे जाए जब बड़ी मात्रा आपको दिखाई दे जाए तो क्या होगी, दीर्घ संधि होगी। अकय सवर्ण है दीर्घ, आ ई और उ शब्द में हमको देखना है आ ई और उ। इसके बाद ठीक है हम पहचान जाएंगे कि यहाँ पर कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। ठीक है, तो ये ध्यान रहे और उदाहरण के माध्यम से देखिए हम समझते हैं। कृप प्लस आचार्य। अब कृप प्लस आचार्य को हम हल करेंगे यहां तो कैसे होगा, कृप ए प्लस आचार्य, ए और आ मिलकर के क्या हो गया, दीर्घ आ हो गया, बड़ा आ हो गया। तो कृ पे में बड़ा लगा देंगे तो कृपाचार्य ये हो जाएगा। तो ये किसका, ए का नियम लग गया। ऐसे ही महामात्य तो महा प्लस अमात्य, महा प्लस अमात्य तो आ और ए मिलकर के क्या बना रहा है, बड़ा दीर्घ बना दिया। ऐसे ही कारागार तो कारा प्लस आगार, यहां बड़ा आ और यहां पर भी क्या आ रहा है, बड़ा आ। तो ये क्या आदेश कर रहा है, दीर्घ आदेश कर रहा है, बड़ा हो गया कारागार। ठीक है, तो इसी प्रकार से अन्य उदाहरण भी यहाँ पर दिए हैं। अन्य उदाहरणों में भी यहाँ पर बताया कौन सा है, पुरा प्लस अवशेष तो पुरावशेष हो गया। पंच प्लस आयत बराबर पंचायत, पंच प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, आयत बराबर क्या आ जाएगा, पंचायत। ए और आ मिलकर के बड़ा हो गया। वात प्लस अयन, वात प्लस अयन बराबर वातायन। ठीक है, इसी प्रकार से दीप प्लस अवली, दीप प्लस अवली बराबर क्या हो गया, दीपावली। तो दीर्घ आदेश हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से दाव प्लस अनल बराबर दावानल। तो ये हमने ए के उदाहरण पढ़े। अब हम ई के उदाहरण पढ़ते हैं। ई में देखिए मही प्लस इंद्र। अब यहां से क्या बनेगा, महींद्र होगा।
मैं, है प्लस बड़ी ई प्लस छोटी ई, इंद्र। बड़ी ई और छोटी ई मिलकर के क्या हो गई? बड़ी दीर्घादेश। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? है में बड़ी ई लगा देंगे तो महींद्र। कौन सी संधि हुई? दीर्घ संधि हुई। ई का नियम लागू हुआ। समझ में आया? इसी प्रकार से आप धैर्य से और ध्यान से पढ़ते जाइए, संधि आपके समझ में आसानी से आ जाएगी। इसी प्रकार से ये देखिए प्रतीत, प्रति प्लस इत, इसमें छोटी ई और इधर क्या छोटी ई मिलकर के क्या बनी? बड़ी ई। क्या बन गया? प्रतीत। परीक्षा, परी प्लस इच्छा बराबर परीक्षा। मही प्लस ईश, दोनों दीर्घ हैं तो यहाँ दीर्घ महिष हो गया। इसी प्रकार से एक और अन्य उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। प्राप्ति प्लस इच्छा बराबर क्या हो गया? प्राप्ति इच्छा। तो इसी प्रकार से आप भी जिस प्रकार से प्राप्ति इच्छा है, इच्छा आप भी पढ़ने की इच्छा करते जाइए। आप भी ध्यान से और पूर्ण मनोयोग के साथ, ठीक है, तल्लीनता के साथ ये संधि प्रकरण को पढ़िए, आपके समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे और भी पढ़ते हैं। ऊ का नियम। ऊ के नियम में देखो, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए और इसके बाद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो क्या बनेगा? दीर्घादेश ऊ हो जाएगा। स्वयंभू, स्वयंभू प्लस उदय तो क्या बन जाएगा? स्वयंभूदय। क्या बन जाएगा? स्वयंभूदय। ठीक है। चमूर्जा, चमू प्लस ऊर्जा, यहां पर इसमें से क्या निकल रहा है? देखिए, मैं इसमें से क्या निकाला हमने? ऊ प्लस ऊर्जा। ऊ और ऊ मिलकर के क्या हुआ? बड़ा ऊ। च मैं, इसमें बन जाएगा चमूर्जा। ठीक है, इस प्रकार से आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते चलें, समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार से मंजूषा, इसमें मंजू प्लस ऊषा, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बनाया, क्या बना? मंजूषा बन गया। ठीक है। इसी प्रकार से कटु प्लस उक्ति, तो यहां पर क्या बना? कट उ प्लस उक्ति, उ और उ मिलकर के क्या बना? बड़ा उ। क्या बन जाएगा? कटुक्ति। ठीक है, इसी प्रकार से हम ध्यान से पढ़ते रहेंगे और इसी प्रकार से हमारा क्या हो गई? कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि हो गई। दीर्घ संधि को हमने 3 उदाहरणों के माध्यम से पढ़ा। कौन कौन से? ए का नियम पढ़ा, ई का और उ का। सवर्ण क्या हुए? दीर्घ हुए। ठीक है, धन्यवाद।